आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास 8 का साइंस बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। 2 वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, तीसरा वीडियो के लिए चलिए प्रोटोजोआ टॉपिक लेते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। प्रोटोजोआ, द प्रोटोजोअन्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स जो था बहुत ही प्रिमिटिव मतलब पहले का और सिंपलेस्ट एनिमल्स था, है ना। बहुत पुराना एनिमल्स है और सिंपलेस्ट एनिमल्स है। यहाँ पर प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट और जोन का मतलब होता है एनिमल्स, फर्स्ट एनिमल्स, इसी से बना है प्रोटोजोन्स, ठीक ना। दे आर यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना होता है, ठीक ना। और ये बहुत ही रेयरली रूप से कॉलोनियल फॉर्म करते हैं। रेयर मतलब बहुत कम कॉलोनियल फॉर्म करते हैं, ठीक ना। ये स्टेगनेंट वाटर में पाते हैं। अगर कहीं पानी जमा हुआ है नाली में या तालाब में, जमा हुआ पानी में या किसी बर्तन में अगर पानी जमा हुआ है बरसात के समय में, तो यहाँ पर ये अपना ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं मिट्टी में अगर पत्ता वगैरह सड़ रहा है या गल रहा है या कोई भी चीज़ सड़ गल रहा है, तो वहाँ भी ये प्रोटोजोन्स ब्रीड कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक ना। Some protozoa like Giardia and Entamoeba। कुछ प्रोटोजोआ का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जियार्डिया और एंटामीबा, ठीक ना। लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एज पैराजाइट्स। ये मनुष्य के बॉडी में रहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा मनुष्य के बॉडी में रहने वाले प्रोटोजोआ का एग्जांपल दीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जियार्डिया और एंटामीबा, ठीक है। A typical cells of protozoa contains membrane bound प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एक जो सबसे टिपिकल सेल होता है प्रोटोजोआ का, उसमें मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लाज्म होता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा प्रोटोजोआ के अंदर होता है। ए सिंगल सेल कैरीज ऑल इट्स एसेंशियल प्रोसेस। एक सिंगल सेल जो होता है प्रोटोजोआ का, वो सारा फंक्शन को या सारा प्रक्रिया को अंजाम देता है, जैसे फीटिंग हो गया या लोकोमोशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारे काम जो है एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, जो भी एसेंशियल प्रोसेस है एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर ड्राइंग दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है अमीबा का ड्राइंग दिख रहा है आपको। इसमें स्यूडोपोडिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। अमीबा जो स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करता है, आपको पता है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ दिया था। यूग्लिना का यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का फोटो दिख रहा है। यूग्लिना का भी दिया आई स्पॉट, फ्लैजिला से यूग्लिना मूवमेंट करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वैक्यूल में पोल जमा करता है ये लोग, और न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीशियम का फोटो, देखो देखिए दिया है यहाँ पर। माउथ सीलिया। पैरामीशियम जो सीलिया से मूवमेंट करता है, जो हल्का हल्का हेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है चारों तरफ, ठीक ना। और पैरामीशियम का चप्पल होता है, वो शेप होता है वो चप्पल की तरह होता है, ठीक है। नीचे में दिया हुआ है यहाँ पर एक और है, यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया गया, देख लीजिए। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ का ये टाइप्स दिया हुआ है यहाँ पर। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह प्रोटोजोआ का ही टाइप होता है, ठीक है। चलिए आते हैं जियार्डिया और एंटामीबा वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है फिगर। इसमें से एंटामीबा और जियार्डिया जो है हमारे बॉडी के अंदर पाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जियार्डिया, एंटामीबा एंड ट्रिपैनोसोमा आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। ये सारा प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, ठीक है। मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ। अगर कहीं मॉइस्चर है, कहीं नमी है, तो उस नमी में ये लोग अपना लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, लाइफ बिता सकते हैं। तो मॉइस्चर ही एसेंशियल कंडीशन है इन लोग के लाइफ के लिए। दे हैव वेरियस शेप्स, इनका बहुत सारा शेप होता है। अमीबा हैव एन इरेगुलर शेप, जैसे अमीबा को ही ले लीजिए, उसका इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई शेप होता ही नहीं है, कैसे भी ड्रॉ कर दिया अमीबा बन जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम इज स्लीपर लाइक। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो स्लीपर की तरह होता है, चप्पल की तरह होता है। यूग्लिना जो है, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, ठीक ना, स्पिंडल शेप का होता है। न्यूट्रिशन इन देम में भी होलोजोइक, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है ये होलोजोइक होता है,
ठीक ना, सेप्रोजोइक और पैराजाइटिक। तीनों तरह का न्यूट्रिशन में पता है, होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैराजाइटिक। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सिलिया। इनमें जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक ना। तो किसके द्वारा होता है? हम लोग तो अपने पैरों से चलते हैं, ठीक ना। जितने भी जानवर एनिमल्स वगैरह सब पैर से चलते हैं। मछलियाँ जो अपने पूंछ से आगे बढ़ती है, तैरती है। लेकिन इलक जो है फ्लैजिला, सिलिया और स्यूडोपोडिया से मूवमेंट शो करता है, ठीक है। आइए, दे रेस्पायर थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। और जो रेस्पिरेशन करते हैं ये अपने बॉडी का सरफेस से करते हैं, ठीक ना। जैसे फ्रॉग जो है बॉडी सरफेस से भी करता है और गिल्स से भी करता है। मनुष्य लंग से भी करता है। मनुष्य जो है लंग से करता है और मछलियाँ गिल्स से करती है। फ्रॉग जो है लंग्स और स्किन दोनों से करता है, ठीक है। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली। प्रोटोजोआ दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। सेक्सुअली का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, और एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ यूजफुल इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए यूजफुल इफेक्ट प्रोटोजोआ का क्या क्या होता है। आफ्टर producers green plants, these form the first step in the food chain and primary consumers, ठीक ना। प्रोड्यूसर्स के बाद, जैसे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। उसके बाद ये पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। सबसे पहला किसी भी फूड चेन का सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये प्रोटोजोआ ही होता है, ठीक ना। Protozoa help considerably in the treatment of the waste sewage because they feed on fungi and bacteria which decompose organic matter। देखिए प्रोटोजोआ जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये लोग फंगी और बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मैटर को जो डिपेंड करते हैं, फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, खत्म करते हैं, ठीक ना। उन पर ये डिपेंड रहते हैं, ठीक ना। उनको ये खा जाते हैं, ठीक है। बीइंग सिंपलेस्ट एनिमल्स दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी एनिमल्स फॉर रिसर्च। अब चूंकि ये सिंपलेस्ट एनिमल है, जो सिंगल सेल का बना होता है, वो सिंपलेस्ट एनिमल होता है, तो इसलिए कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी खोज करना रहता है तो इसको ही लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। Some protozoans living in the body of termites digest wood cellulose converting it into sugars। कुछ प्रोटोजोआ है जो लिविंग बॉडी में रहते हैं, ठीक ना, टर्माइट्स के बॉडी में रहते हैं, और वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और सेलुलोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं? एंटाइवा लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन and feed on the lining and causes amoebic dysentery, यानी कि इसको बोलते हैं एब्डोमेन में पेन होना, ठीक ना, एंड रिपीटेड मोशन, और बार बार लूज मोशन होना, ठीक ना, बार बार वॉशरूम जाना, ठीक ना। एंटाइवा जो है मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और वहाँ रह करके, ठीक ना, जो इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग होता है उस पर ये फीड ऑन करता है, ठीक है, और बहुत सारा बीमारियां पैदा करता है, जैसे डिसेंट्री पैदा करता है बीमारी। डिसेंट्री का होता है पेट में दर्द होना और बार बार वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना, मोशन लूज मोशन होना, रिपीटेड मोशन। उसका दूसरा है ट्रिपोनोजोमा जो है लिव्स ऑन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड स्ट्रीम होता है, जो खून की धारा बहती है अंदर बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये होता है। कैटल्स में भी होता है और कुछ कुछ जानवरों के अंदर भी होता है, और ये स्लीपिंग सिकनेस का बीमारी पैदा करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, सोने का बीमारी, है ना। प्लाज्मोडियम इज ए पैराजाइट एंड कॉज मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो है एक पैराजाइट है जो मलेरिया बीमारी को जन्म देता है, और जियार्डिया जो है वो डायरिया बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए मेडिकल यूज पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो
तो सब मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ दवा ऐसे हैं, कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो ऑर्गेनिज्म से ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक ना। जैसे दिस मेडिसिन आर नोन एज एंटीबायोटिक्स, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक ना। इसका बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, जो लिविंग के अगेंस्ट में हो, ठीक ना। मतलब जो ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अटैक कर रहा है उसके खिलाफ, उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो कुछ कुछ एंटीबायोटिक यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे क्लोरेमफेनिकॉल और इराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ये सब दवा का नाम है, आप देख लीजिएगा। इट इज़ और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक्स है। अब है कॉशंस। अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉशंस तो बरतना ही पड़ेगा। देखिए, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज बिकम मोर सिलेक्टिव एज साइड इफेक्ट सच एज टॉक्सिसिटी, एलर्जी, रेजिस्टेंस में ऑक्यूर ड्यू टू देयर लॉन्ग यूज। अगर हम बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना, ऐसे एंटीबायोटिक तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे टॉक्सिसिटी, हमारे बॉडी में जहर बन सकता है, एलर्जी हो सकता है, या रेसिस्टेंस पैदा हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर, या अगर बहुत ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे इसका तब। बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डेवलप इम्यूनिटी फॉलोइंग रिपीटेड एंड efficient does so more advanced and synthetic antibiotics are continuously required to overcome them। अगर किसी खास बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर बार बार हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैक्टीरिया जो है उसका आदी हो जाता है, एडाप्ट करता है उस चीज़ को, और वो उस एंटीबायोटिक को भी झेलने में कामयाब हो जाता है, और फिर हमको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ने लगता है। और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो ताकत है अंदर की क्षमता जो है रोग से लड़ने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हम एंटीबायोटिक पर ही डिपेंड हो जाते हैं, ठीक ना। तो कोशिश करना चाहिए बिना एंटीबायोटिक का ही अपने बीमार बुखार को या रोगों को ठीक कर लें, ठीक ना। वैक्सीन एंड देयर रोल इन ह्यूमन बॉडी। वैक्सीन मतलब था टीका, और इसमें ह्यूमन बॉडी में इसका क्या योगदान है, क्या रोल है। वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन ऑफ मॉडिफाइड वायरस और बैक्टीरिया दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर हेल्दी बॉडी में कोई वैक्सीन, कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाना जरूरी होता है, और इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ही हमें वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है ना। चलिए, तो इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज इन 1796, और ये इम्यून सिस्टम किसी खास बीमारी के लिए होता है। सारे बीमारी के लिए हम लोग वैक्सीन थोड़ा ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को पोलियो हो गया, पोलियो का टीका लेते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक ना। बहुत सारा खसरा हो गया, टाइफाइड, इस सब का टीका लिया जाता है, ठीक ना। अब देखिए 1796 इंग्लिश फिजिशियंस एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था एडवर्ड जेनर। 1796 में 1796 में एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया, और वो वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। चेचक का टीका का आविष्कार सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था, याद रखिएगा। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ब्लड बाय इम्यून सिस्टम्स लिम्फोसाइट्स टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन डिजीज कॉजिंग एजेंट, है ना। एंटीजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। किसी भी एजेंट के द्वारा, एयर रहे, वाटर रहे, फूड रहे, या कोई भी एजेंट अगर हमारे बॉडी के अंदर बीमारी फैला रहा है तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, एंटीबॉडीज जो है वो होता है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। ब्लड कहाँ प्रोड्यूस होता है? ब्लड में, ठीक ना, ताकि इम्यून सिस्टम जो है और बॉडी का बढ़ सके और बीमारी से फाइट कर सके। इसलिए एंटीबॉडी जो है वो दिया जाता है बॉडी को। मेनी ऑफ द डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, बहुत सारी बीमारी है जिसके लिए एंटीबॉडीज या वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक हो गया,
मिसलीज हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कोलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारा बीमारी जो है वो एंटीबॉडीज दिया आता है, वैक्सीन दिया आता है। चलिए आते हैं द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्या सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई योगदान है? देयर आर सम बैक्टीरिया एंड algae, ब्लू ग्रीन algae, which can increase the fertility of soil। कुछ बैक्टीरिया है जो ब्लू ग्रीन algae में आते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसको लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं, ठीक ना। ऐसा ही कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर दिया हुआ है, राइजोबियम, जो मैंने बता चुका था पिछले वीडियो में। राइजोबियम क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ में पाता है, नोड्स में पाता है, और ये एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करते हैं। जो फ्री नाइट्रोजन है उसी को सिर्फ फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं। और नाइट्रेट्स क्या होता है? पौधों के डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काम करता है, ठीक ना। देयर आर सम बैक्टीरिया सच एज एजोटोबैक्टर। कुछ और ही बैक्टीरिया है जिसका नाम है एजोटोबैक्टर, विच डू नॉट हैव द सिम्बायोटिक रिलेशन विद एनी, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन था किसी भी जीव जंतु से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ठीक ना। दिस फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae such as ant amoeba, Anabinia and nostoc fix nitrogen using oxygen from the atmosphere, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया का मैंने नाम लिया, ब्लू ग्रीन algae, जैसे एनाबेना या एंड नोस्टॉक, ये दोनों क्या करता है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, नाइट्रस में चेंज करता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू मैनकाइंड। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू मैनकाइंड एज दे मे कॉज डेथ एंड सेवरल फेटल डिजीज। ऐसे बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जो बहुत मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, जो डेथ भी हो सकते हैं या बहुत घातक बीमारी को जन्म दे सकते हैं, ठीक ना। दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। और ऐसा बीमारी जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसको बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। आगे ये ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जो बॉडी में हमारे जन्म लेते रहते हैं, जिसका पता भी नहीं चलता है, ठीक ना। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम लोग पहचान सकते हैं, डॉक्टर पहचान सकता है, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ह्यूमन डिजीज। कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मनुष्य के डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फाइंड एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड। अच्छा, सवाल यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर घुसता कैसे? वाटर के थ्रू, वाटर पीते हैं, फूड के थ्रू खाते हैं, एयर के थ्रू जो सांस लेते हैं। ये 3 एजेंट है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करते हैं, ठीक है। और जब ये एंट्री करते हैं उसी वक्त बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, और ये बीमारी को फैलाते हैं। तो सच माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स टू हेल्दी पर्सन्स। अच्छा, एक बार ऐसा बीमारी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब ऐसे पर्सन जिसको बीमारी है, ठीक ना, जो अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, अगर उस पर्सन से वो बीमारी दूसरे पर्सन में जो हेल्दी है उसमें अगर जाता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो है एक से दूसरे में हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोलरा, टीबी, सारे बीमारी जो है ये सब छुआछूत से होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। और एक और बीमारी नया आ गया है और वो है कोरोना, ठीक है, कोविड-19, जो कोरोना वायरस से होता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। अब सवाल है कि कम्युनिकेबल डिजीज से बचा कैसे जाए, कैसे प्रिवेंट करें? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द डिस्पोज्ड पर्सन्स। जिस आदमी को ऐसा बीमारी हुआ है उसको आइसोलेट करना चाहिए, सबसे अलग रहना चाहिए, अलग रूम में, अलग कमरे में, ठीक ना। आइसोलेट का मतलब होता है अलग रखना, ठीक है। अभी भी तो वही हो रहा है, जिसको कोविड-19 है उसको अलग रूम में रखा जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, ठीक ना, 14 दिन तक। मेंटेनिंग ए सेफर डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसको सेफ डिस्टेंस में रखा जाए, ठीक ना, ताकि दूसरे को ना हो सके और उसका बीमारी जो है ठीक हो सके। कीपिंग ए
प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बचा जाए, ठीक है। पहला पॉइंट है कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ दिस डिजीज पर्सन्स, जो पर्सन्स बीमार है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाए। मेंटेनिंग अ सेफर डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन्स, इन्फेक्टेड पर्सन्स को सेफ डिस्टेंस पर रखा जाए ताकि दूसरे को ना हो सके। तीसरा और आखिरी, कीपिंग ए हैंकरचीफ ऑन द नोज वाइल स्नीजिंग, छींकते समय या खांसते समय हैंकरचीफ को, रुमाल को अपने नाकों पर रखना, है ना। वेक्टर्स, दीज आर द ऑर्गेनिज्म्स which are carrier of parasites and termite transmit them from one host to another। वेक्टर्स का होता है वाहक, जो बीमारी को ढोते हैं, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या फंगस कुछ भी हो सकता है। विच आर द कैरियर ऑफ पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स को कैरियर करते हैं, बीमारी को कैरियर करते हैं और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर्स। They act as a host themselves but are not affected by the parasites। वे होस्ट का काम तो, वे तो कैरियर तो हैं लेकिन वे खुद अफेक्ट नहीं होते हैं उस चीज़ से। जैसे इंसेक्ट हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, ठीक ना, मस्कीटो वगैरह सब जो है वेक्टर्स पे काम करते हैं और ये एक मनुष्य से पैरासाइट जो है दूसरे मनुष्य में, ठीक ना, इसको कैरी करते हैं। Housefly mostly sits on a garbage and animals excreta and pathogens stick to its body। एक्चुअली होता है कि हाउस फ्लाई हो चाहे मस्कीटो या कोई भी इंसेक्ट हो, ये लोग गोबर या गंदे जगह में बैठते हैं और पैरासाइट्स जो है या पैथोजेंस जो है इसके बॉडी में चिपक जाते हैं, पैरों में चिपक जाते हैं और जब ये हमारे खाने पर आके बैठते हैं या हमारी बॉडी पर आकर के बैठते हैं, टच करते हैं, तो हमारे बॉडी में या खाने में वो पैरासाइट्स, वो पैथोजेंस इंटर कर जाता है और इस तरीके से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, है ना। When house fly sits on uncovered food, बता दिया, ठीक ना। Similarly, female Anopheles mosquitoes transmit Plasmodium which cause malaria। उसी प्रकार से जो फीमेल एनोफेलिस मच्छर है, मस्कीटो है, वो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट करता है, फैलाता है और वो मलेरिया का कारण बनता है, ठीक ना। और एक एडिज मच्छर है, ठीक ना, एजिप्टी एडिज, ये जो है डेंगू बीमारी के लिए वाहक होता है, ठीक ना। एक होता है ब्लैक फ्लाइज, ठीक है, और ये बीमारी फैलाता है। फाइलेरियल वर्म्स और एलिफेंटेसिस, इसमें पाँव जो है मोटा होता है, मोटा पाँव रहता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं हाथी पाँव, इसको बोलते हैं फाइलेरियल, ठीक ना, वर्म्स। ये सारे के सारे जो मच्छर से ही होते हैं। प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स, अब करें क्या इसके लिए? वेक्टर से बीमारी फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए? जाहिर सी बात है, जहाँ गंदगी है उसको हमको साफ करना ही पड़ेगा, जहाँ पानी जमा हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि सफाई, साफ सफाई से ही इस चीज़ से हम लोग बचा जा सकता है, ठीक ना। चलिए वही सब लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मेक श्योर दैट इन योर नियर बाई देयर इज नो वाटर लेफ्ट आउट टायर्स। अगर कहीं बर्तन है, खाली डब्बा है या कहीं गड्ढा है, नाली है, टायर से, बरसात के मौसम में वहाँ पर पानी भर जाते हैं, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा कि ऐसा तो कोई जगह नहीं है जहाँ पर पानी भर रहा है ना, उसको हम लोग को पानी को गिराना पड़ेगा, या जो खाली डब्बा है उसको पलट करके रखना पड़ेगा, ठीक ना, या फिर उसको गमला के रूप में इस्तेमाल कीजिए, वाटर फ्लावर वेस्ट के रूप में इस्तेमाल कीजिए, ठीक ना। यही एक तरीका है इससे बचने का। ऑर्गेनिक कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक ना। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।